मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अष्टफलकीय संकुलों की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा एवं चुंबकीय गुण। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं अष्टफलकीय संकुलों में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की। तो इसमें क्या होता है, मेटल आयन जब आइसोलेटेड है, अकेला है, उसके पास लिगेंड्स नहीं है, तो उसकी पांचों डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होती हैं। लेकिन जैसे उसके पास अष्टफलकीय क्षेत्र में लिगेंड्स उसके पास आते हैं तो उसकी डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं और हमारे पास दो सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। लोअर एनर्जी सेट जो है उसको हम बोलते हैं T2G, उसमें तीन ऑर्बिटल्स होती हैं dxy, dyz, dxz, और हायर एनर्जी सेट है EG बोलते हैं उसको हम। उसमें कौन सी ऑर्बिटल्स होती हैं dx² - y² और dz²। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल्टा O या 10dq से हम उसको डिनोट करते हैं और उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो EG ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी ऊर्जा 0.6 डेल्टा O से बढ़ जाती है और T2G ऑर्बिटल्स जो हैं वो 0.4 डेल्टा O से स्टेबलाइज हो जाते हैं, यानी उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, T2G लेवल में आएंगे। उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स का स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन EG लेवल में इलेक्ट्रॉन भरने से एनर्जी बढ़ जाती है। तो T2G लेवल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से 0.4 डेल्टा O से ऊर्जा कम हो जाती है। EG लेवल से में भरने से 0.6 से एनर्जी बढ़ जाती है। तो जो नेट चेंज इन एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यानी कि T2G और EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के भरने के बाद जो नेट चेंज होता है एनर्जी में उसे हम बोलते हैं CFSE। तो CFSE का फॉर्मूला क्या है ये आप देख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, -0.4 डेल्टा O n T2G प्लस 0.6 डेल्टा O n EG। T2G में एनर्जी कम होती है इसलिए यहाँ माइनस साइन है, EG में एनर्जी बढ़ती है इसलिए यहाँ प्लस साइन। यहाँ n2G और NEG का मतलब है n T2G बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G लेवल और NEG बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG लेवल। अब हम यहाँ पे CFSE के मान D0 से लेके D10 तक के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो CFSE का फॉर्मूला ये है, ठीक है। D0 में अगर हम देखें तो हमारे पास अब स्प्लिटिंग के बाद क्या हुआ, हमारे पास नीचे T2G ऑर्बिटल्स हैं वो 3 हैं और ऊपर EG ऑर्बिटल्स हैं 2, ठीक है। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो भरने के बाद CFSE का मान हम निकालते हैं। तो T0 में क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो CFSE के वैल्यू 0 हो जाएगी। D1 में क्या होगा, T2G में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो आपके पास यहाँ n2G की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 0.4 डेल्टा O तो -0.4 डेल्टा O आपका CFSE की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि EG में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये वाला टर्म इसमें 0 हो जाएगा। इसी तरह से D2 और D3 के लिए हम CFSE की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब D4 से D7 में क्या होता है, दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं। D4 से D7 तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो तरह से भरे जा सकते हैं T2G और EG लेवल में, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, लिगेंड पे और मेटल पे।
किस तरह का लिगेंड मेटल से जुड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है मेटल के साथ, उससे डिसाइड होगा कि किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 में वाले मेटल आयंस में होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब D3 तक तो क्या हुआ, T2G में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन D4 में जो है वो दो तरह से फिल हो सकता है, या तो वो ऊपर Eg लेवल में जाए जैसा कि यहाँ दिखा रखा है, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले T2G में पेयर हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस डेल्टा O के मान पे। इलेक्ट्रॉन जब पेयर होता है तो इलेक्ट्रॉन के पेयर होने में भी ऊर्जा लगती है। ठीक है, तो पेयर होने में जो ऊर्जा लगती है उसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, उसको पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर डेल्टा O का मान कम है, पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इन 3 T2G में भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाता है। लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी का मान कम होगा डेल्टा O से, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पेयर होगा और सारे ये तीनों पेयर होने के बाद इलेक्ट्रॉन हायर Eg ऑर्बिटल में जाएगा। तो हम पहले वाला केस देखते हैं। इसमें क्या है, डेल्टा O जो है उसका मान कम है पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg लेवल में जाएगा। ठीक है, तो ये D4 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो T4 की हम CFSE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड T2G में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3 और NEG की वैल्यू होगी 1। तो इन वैल्यूज़ को रखने पर हमारे पास ये मान आता है -0.6 डेल्टा O। ठीक है, इसी तरह से हम D5, D6, D7 के लिए भी ये वैल्यूज़ रख सकते हैं, निकाल सकते हैं इन वैल्यूज़ को। दो तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, उसको हम देखते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया है आयरन का, Fe+3। ठीक है, तो Fe में क्या होगा, T6 है तो T6 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो T6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे वो दो तरह से भर सकते हैं। या तो ये पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पहले यहाँ पेयर होगा, फिर पांचवा पेयर होगा, फिर छठा पेयर होगा, उसके बाद आगे Eg ऑर्बिटल्स फिल होंगी। तो इस तरह से कब होगा, जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम हो और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, क्योंकि वो ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा पहले पेयरिंग का। ठीक है, तो इसलिए इनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसका मान ज़्यादा है, प्रबल है। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले T2G में एक एक करके जाएंगे, उसके बाद पहले Eg में जाएं, Eg के दोनों लेवल्स भरने के बाद 6th इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस यहाँ आके पेयरिंग। तो इसमें क्या है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, P इज़ मोर देन डेल्टा ऑक्ट, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले Eg में जाएगा क्योंकि ये ऊर्जा कम है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड स्पिन्स कम है, और इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च चक्रण संकुल, क्योंकि इसमें फ्री स्पिन्स ज़्यादा हैं। इसको स्पिन पेयर्ड भी बोलते हैं, इसको स्पिन फ्री बोलते हैं, इसको लो स्पिन बोलते हैं, इसको हाई स्पिन बोलते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड भी बोल सकते हैं और इसको लो फील्ड। ठीक है, तो ये सब जो है ये 3 नाम इनके हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ये इस तरह से D4, D5, D6, D7, इनके लिए हम दो तरह के, चारों के लिए दो तरह के कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं। एक जैसे D4 के लिए ये वाला हो गया, इसमें क्या है, पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G में गए,
फिर चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में पेयर हो गया, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, डेल्टा ओ का मान ज़्यादा है, जो T2G EG में डिफरेंस है वो ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले पेयर करना प्रेफर करेगा। दूसरे तरह का कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकता है कि डेल्टा ओ का मान कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स T2G में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद इलेक्ट्रॉन पहले EG में जाएगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और डेल्टा ओ की वैल्यू कम है। इसी तरह इसमें हो गया T5 में ये दो कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, T6 में ये दो कॉन्फ़िगरेशंस हो गए और T7 में ये दो कॉन्फ़िगरेशंस हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं इनमें ज़्यादा होंगे, कौन से में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, और हाई स्पिन में फ्री स्पिन ज़्यादा होंगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भी किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर होता है तो हमको CFSE के मान में एक पाई ऐड करना पड़ता है। जैसे ये लो स्पिन T4 कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन T4 कॉम्प्लेक्स है, इनके लिए अगर हम CSE की वैल्यू कैलकुलेट करें तो लो स्पिन वाला, मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है, T2G में चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो CFSE की वैल्यू हम निकालेंगे तो -4 इंटू, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं T2G में, इंटू 0.4 डेल्टा ओ हो गया। EG वाला टर्म जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। इसके साथ हम इसमें एक पाई लगाते हैं, पाई मतलब है पेयरिंग एनर्जी, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसके लिए हम पाई लिखेंगे। अगर मान लीजिए D5 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते तो 2 पाई ऐड करते, तो फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन पेयर वी हैव टू ऐड अ पाई। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई -1.6 डेल्टा ओ प्लस पाई। ठीक है, इसी तरह से हाई स्पिन वाले के लिए क्या होगा, इसमें चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो -3 इंटू 0.4 डेल्टा ओ, और EG में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए +1 इंटू 0.6 डेल्टा ओ, EG में प्लस साइन आएगा और T2G में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो माइनस साइन, तो इनका सम करने पर हमारे पास आता है -0.6 डेल्टा ओ। अब इसमें पाई नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो इस तरह से हम D4 से D7 के लिए सबके लिए CFSE की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हम देख सकते हैं ये पूरे उसकी D0 से D10 तक के कॉन्फ़िगरेशंस की समरी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में विपाटित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है वो दिखा रखा है। तो ये हम देख चुके हैं, D1 से D3 तक T2G में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा। ठीक है, फिर T4 में क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन EG में भी जा सकता है या पेयर भी हो सकता है। तो EG में कब जाएगा, जब डेल्टा O का मान कम हो, और पेयरिंग कब होगी, जब डेल्टा O का मान ज़्यादा हो। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। D8 से D10 में क्या होगा, इसमें एक ही तरह के कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे जिसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हर इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हमको एक पाई ऐड करना पड़ेगा। तो अगर जैसे ये D8 में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो यहाँ पे CFSE के मान में हम +3 पाई ऐड कर देंगे। अब हम देखते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण किस तरह का होगा। D1 से D3 कॉन्फ़िगरेशंस अगर हम देखें तो D1 में क्या होगा, T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, इसलिए कैसा होगी उसकी मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय गुण उसका क्या होगा, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। T2 में T2G के दो ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे तो ये भी पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होगा। इसी तरह से D3 में T2G में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भी पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होगा।
D4 से D7 में हमने देख लिया है दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो अगर हम पहले लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो D4 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले T2G में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। पेयर हो गया तो दो इलेक्ट्रॉन्स का तो एक पेयर बन गया और दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दो हैं तो ये अनुचुंबकीय होगा। T5 में T2G में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑर्बिटल्स कितनी हैं 3, तो दो तो पेयर हो गए और एक अनपेयर्ड। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय होगा। T6 में T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 ऑर्बिटल्स में हैं तो ये सब पेयर्ड होंगे। सब पेयर्ड होंगे तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होगी, डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। D7 कॉन्फ़िगरेशन में T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए लेकिन EG में एक इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, उसकी वजह से D7 कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय। अब D4 से D7 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस उच्च चक्रण संकुलों की अगर हम बात करें तो D4 में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है इसलिए EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा चौथा। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं, तो ये अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होगा। D5 में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स, EG में 2 इलेक्ट्रॉन सब अनपेयर्ड हैं तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अनुचुंबकीय होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। D6 में T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, EG में 2 हैं, तो T2G में 4 में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया और 2 अनपेयर्ड हो गए और 2 EG में अनपेयर्ड हैं, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होगा ये भी। D7 में T2G5 EG2, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और EG के दोनों अनपेयर्ड, तो टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक हो। D8 से D10 का विन्यास देखें हम तो उसमें चुंबकीय गुण किस प्रकार का होगा। D8 में T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पेयर्ड हो गए, ठीक है। EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होगा। D9 में T2G6 EG3, T2G6 है तो T2G के तो सारे पेयर्ड हो गए, EG के 3 में से 2 एक ऑर्बिटल में रहेंगे, एक अनपेयर्ड हो गया, तो एक अनपेयर्ड है इसलिए ये अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होगा। D10 में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, T2G में 6 और EG में 4, यानी कि सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो सब पेयर्ड होने की वजह से इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि D0, D10 और लो स्पिन D6 कॉम्प्लेक्सेस ये कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय होंगे। इसके अलावा सारे कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय। तो इन कॉम्प्लेक्सेस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण, उसका ये सूत्र है न्यू इज इक्वल टू √n × n+2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो म्यू का मान है ये हम प्रायोगिक रूप से इसको निकाल सकते हैं और प्रायोगिक रूप से म्यू की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले से हम n का मान निकाल सकते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जो n का मान निकलता है और जो CFT से हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रिडिक्ट करते हैं वो दोनों मैच करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि CFT जो है वो इन कॉम्प्लेक्सेस की, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि उनकी चुंबकीय गुण की व्याख्या अच्छे से करती है, इसलिए CFT VBT के कंपैरिजन में ज़्यादा सही थ्योरी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से टेट्राहीड्रल
कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें किस तरह से स्प्लिटिंग होती है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है। थैंक यू।